हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीके सर। और आज मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपके सामने लेके आया हूँ पाषाण काल। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब किया था कि उसमें हमें कितनी यूनिट्स पढ़नी है, तो उसी बेसिस पे आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है हमारा पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। ओके, आप इसके नोट्स बनाते चलिएगा। मैं सारे जो भी मैं बोलूँगा मैं पूरा स्क्रीन पर लिखूँगा ताकि आप उसको देख के आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देने वाला हूँ पूरी एंशियंट हिस्ट्री का, जो कि एक हमारा क्या होगा, रिच कंटेंट होगा। आप यूपीएससी यूपीपीएससी के क्वेश्चंस को लगाइए। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तभी इस वीडियो में आप बने रहिएगा, अदरवाइज आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है पाषाण काल। ओके, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी पृथ्वी थी, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। अब ये हमारा इतना बृहत कालखंड है, इतना बृहत जो हमारा कालखंड है उसको इतिहासकारों ने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें कि हमें जो काम की चीज है वो हमें पढ़ना है चतुर्थ चरण, या हम इसे कह सकते हैं चतुर्थ भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको आप लिखिएगा क्वाटरनरी चरण या क्वाटरनरी युग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। इस बृहत कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हमें चतुर्थ चरण को पढ़ना है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी युग। अब इस क्वाटरनरी युग को फिर से इतिहासकारों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्लीस्टोसिन युग। कौन सा है हमारा? प्लीस्टोसिन युग। और दूसरा है हमारा होलोसिन काल। कौन सा है हमारा? होलोसिन काल। ठीक है, इसको आप प्लीस्टोसिन काल भी लिख सकते हो या प्लीस्टोसिन युग भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारा क्वाटरनरी युग के 2 भाग हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा प्लीस्टोसिन है वो, उसकी अगर हम समय अवधि बताएं तो वो है हमारी 20 लाख वर्ष पूर्व, ओके, से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, यानी कि इसकी हमारी समय अवधि कितनी रही? 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, और जो हमारा होलोसिन काल है उसकी हमारी समय अवधि क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँगा आपको प्लीस्टोसिन काल और होलोसिन काल दोनों की समय अवधि के बारे में पता चला होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम इस समय अगर किस काल में हैं, होलोसिन काल में हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो समय अवधि है वो कितनी है? 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला आदि मानव आया था, कौन आया था? हमारा जो पहला आदि मानव आया था वो किस काल में आया था? पाषाण काल में आया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हमारा जो पहला आदि मानव आया था वो किस काल में आया था? पाषाण काल में आया था। ठीक है, सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं कि
जो हमारे पाषाण काल के जो हमारे उपकरण मिले हैं, तो सर्वप्रथम 1860 के दशक में 1860 के दशक में हमारे एक इतिहासकार थे, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मद्रास से मद्रास से हैंड एक्स मिला था। क्या मिला था? हैंड एक्स मिला था। अगर हम और अंदर जाएं तो मद्रास के समीप अतिरपक्कम नामक जगह पर अतिरपक्कम से हैंड एक्स मिला था। हैंड एक्स का मतलब क्या हुआ? हाथ की कुल्हाड़ी। ओके, इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये एक हैंड एक्स संस्कृति है। क्या है? हैंड एक्स संस्कृति थी। ओके, या इन्होंने इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी उच्चारित किया हुआ है। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम 1860 के दशक में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मद्रास के समीप अतिरपक्कम से हैंड एक्स मिली थी। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, एक पूरा पाषाणिक उपकरण। ठीक है, यहीं से भारत में पाषाण काल प्रकाश में आया था। ठीक है, प्रकाश में आया। ठीक है, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, जो हमारे प्रस्तर उपकरण हैं। प्रस्तर उपकरण का मतलब हमारा क्या हुआ? प्रस्तर उपकरण का हमारा मतलब क्या हुआ? पाषाण उपकरण। ठीक है, इसमें विविधता देखने को मिली। इसी विविधता के कारण पाषाण काल को 3 कालखंड में विभाजित किया गया। 3 कालखंड में विभाजित किया गया। ओके, अब ये हमारे 3 कालखंड हमारे कौन कौन से हैं, उनको चलिए देखते हैं। 3 कालखंड जो हमारे हैं, उसमें हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है वो है हमारा मध्य पाषाण काल। और तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। ठीक है, अब हम इनकी समय अवधि लिखते हैं कि हमारी जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, उनकी समय अवधि क्या रही है। पूरा पाषाण काल की समय अवधि है 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। हर किताबों में ये डेटा अलग अलग दे रखा है, बट जो मैं डेटा लिख रहा हूँ वो एक ऑथेंटिकेट डेटा है। आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। मध्य पाषाण काल का जो हमारा कालखंड है वो है हमारा 9000 BC से 4000 BC। ओके, नव पाषाण काल का जो हमारा कालखंड है वो है हमारा 7000 BC से 1000 BC। ठीक है, अब इतिहासकारों को क्या मिला कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है, यानी कि 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो हमारा काल है, उसमें पत्थर के उपकरणों में और अधिक विविधता देखने को मिली। यानी कि पूरा पाषाण काल, जो हमारा पूरा पाषाण काल है, उसमें पत्थर उपकरण यानी कि हमारा प्रस्तर उपकरण में विविधता देखने को मिली, जिसके बेसिस पे पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। जिसमें हमारा प्रथम भाग है वो है हमारा निम्न
पुरा पाषाण काल। दूसरा भाग है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है हमारा उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे पत्थर के उपकरण थे उसमें विविधता मिलने के कारण पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब जो हमारा निम्न पुरा पाषाण काल है उसकी समय अवधि हमारी क्या है? 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, जो हमारा मध्य पुरा पाषाण है उसकी है 50,000 वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक और जो हमारा उच्च पुरा पाषाण है उसकी है 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, अब आपको मैंने सभी कालखंडों का समय अवधि बताई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल में अगर हम देखें कि जो हमारा क्या है निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसमें कौन सी संस्कृति रही, ओके, इनके स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल जो हमारा पुरा पाषाण काल का प्रथम कालखंड है, इसमें कोर उपकरणों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कोर उपकरणों का प्रयोग किया गया है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कोर उपकरण क्या होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर पहाड़ी हो या हमारे जो पहाड़ी के गिरिपाद हैं या जो नदी के किनारे हैं, नदी के किनारे के जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें मिलने वाले गोल चिकने पत्थर होते हैं। आपने वो देखे होंगे जो हमारे गोल चिकने पत्थर होते हैं, वो आपने देखे होंगे अभी भी। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको हम क्या कहते हैं? पेबुल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पेबुल होता है इसके 2 भाग होते हैं। आदि मानवों ने क्या किया कि इसको तोड़ा। तो बड़े पत्थर के टुकड़े को अगर हम बोले कि बड़े पत्थर के टुकड़े को इन्होंने क्या बोला? बड़े पत्थर के टुकड़े को इन्होंने क्या बोला? उसे बोला इन्होंने कोर उपकरण। ठीक है, और जो छोटे पत्थर के टुकड़े थे उनको क्या बोला इन्होंने? फ्लैक्स। ओके, फ्लैक्स कह लीजिए या आप क्या कह लीजिए? फलक उपकरण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे कोर उपकरणों का प्रयोग निम्न पुरा पाषाण में हुआ तो वो हमारा क्या है? जो हमारे पेबुल होते हैं उसमें जो हमारे बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको ही हम कोर कहते हैं। यानी कि जो इसमें हमारे उपकरण यूज हुए हैं वो है हमारा चॉपर, चॉपिंग। ठीक है, क्या है हमारा? चॉपर, चॉपिंग एवं हैंड एक्स। ओके, तो इसमें आपने देखा कि कौन कौन से उपकरण मिले हमें? चॉपर, चॉपिंग एवं हैंड एक्स। ठीक है, चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं अपना मध्यपुरा पाषाण की तरफ। पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि ये क्या होता है, इसमें कौन सी संस्कृति होती है, बाद में हम इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। मध्यपुरा पाषाण, मध्यपुरा पाषाण काल में अगर हम देखें तो इसमें फलक उपकरणों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें, उच्च पुरा पाषाण काल में ब्लेड जैसे उपकरण मिले हैं। क्या मिला है इसमें, ब्लेड जैसे उपकरण मिले हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या बोला है, ब्लेड संस्कृति भी बोला है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि निम्नपुरा पाषाण काल में कौन से उपकरणों का प्रयोग हुआ, मध्यपुरा पाषाण में कौन से उपकरणों का प्रयोग हुआ और उच्चपुरा पाषाण में कौन से उपकरणों का प्रयोग हुआ, जिसके बेसिस पे इसको हम बोलते हैं हैंडैक्स संस्कृति, इसको बोलते हैं हम फलक संस्कृति, और उच्चपुरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, ब्लेड संस्कृति। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके स्थलों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना निम्नपुरा पाषाण काल। निम्नपुरा पाषाण काल। ठीक है, निम्नपुरा पाषाण काल के जो हमारे प्रमुख स्थल हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले है इसमें हमारा भीमबेटका, आपने बहुत नाम सुना होगा भीमबेटका, जो हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा है हमारा सोहन घाटी। ठीक है, सोहन घाटी आपको कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। ये जो है पोटवार क्षेत्र है, जो कि पीर पांजाल एवं नमक की घाटी के बीच में है। ठीक है, तीसरा जो स्थल है वो है हमारा बेलन घाटी। इसको आप अच्छे से याद करके रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यूपीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बेलन घाटी है वो हमारी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिसमें हमारी एक जगह है वो है हमारी लोहदा नाला। लोहदा नाला, जहां से देवी मां की अस्थि प्रतिमा मिली है। ये सारे फैक्ट्स आपको यूपीपीएससी में काम आएंगे। ओके, आप इनको नोट करिएगा। यानी कि बेलन घाटी जो हमारी उत्तर प्रदेश में, उसमें हमारी जो जगह है एक, वो है लोहदा नाला, जहां से हमें देवी मां की अस्थि प्रतिमा मिली है। तीसरा जो हमारा स्थल है वो है हमारी नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी जो हमारी कहां पर है, मध्य प्रदेश। ओके, जो हमारी नर्मदा घाटी है यहां पे हमारा एक स्थान है हथनौरा। क्या स्थान का नाम है, हथनौरा, जहां से हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है, जहां से अभी तक की सबसे प्राचीन खोपड़ी मिली है। ठीक है, क्या मिली है, हथनौरा से अभी तक की सबसे प्राचीन खोपड़ी मिली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी खोपड़ी है इसको एक हमारा नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं नर्मदा पिथेकस।
ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आप नोट कीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ें, प्रमुख विशेषताएं, तो ये गुफा में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? गुफा में निवास करते थे। ठीक है, उसके बाद इनका घुमंतु जीवन था। कैसा जीवन था? घुमंतु एवं शिकारी जीवन था। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, कोर उपकरणों का उपयोग। और कोर उपकरणों का प्रयोग यानी कि ये हमारा पेबोल होता है। पेबोल के हमारे दो भाग होते हैं, एक हमारा कोर होता है और एक हमारा फ्लक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पेबोल हमारी कहाँ मिलती है? नदी किनारे एवं गिरिपात क्षेत्र में इनका निवास होता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको निम्नपुरा पाषाण काल को पूरा अच्छे से समझाया। चलिए अब हम अगला सेगमेंट अपना पढ़ते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल। ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि फलक उपकरणों का प्रयोग होता है, इसलिए इतिहासकारों ने इसको फलक संस्कृति भी कहा है। क्या कहा है? फलक संस्कृति। इसको इतिहासकारों ने और नाम से क्या पुकारा है? नेवासाई चरण। नेवासाई चरण भी कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के निकट, अब इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के निकट एक क्षेत्र है जिसका नाम है नेवासा। नेवासा क्षेत्र से उच्च गुणवत्ता के, क्या? उच्च गुणवत्ता के पाषाण उपकरण मिले हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको नेवासाई चरण भी कहते हैं। चलिए अब हम इसके प्रमुख स्थल पर प्रकाश डालते हैं। प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें तो राजस्थान से हमारा जो है वो है हमारा डीडवाना। गुजरात से अगर हम बात करें, गुजरात में इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं हिरन घाटी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं उत्तर प्रदेश, ये आप याद करिएगा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो हमारा मिलता है कल्पी क्षेत्र। क्या है? कल्पी क्षेत्र। उसके बाद जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं पाकिस्तान से, यानी कि जो पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के, इसको याद रखिएगा आप, संघाऊ गुफा। संघाऊ गुफा में इसके उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारी बात हो गई मध्यपुरा पाषाण काल की। ये स्थल हो गए राजस्थान से डीडवाना, गुजरात से हिरन घाटी, उत्तर प्रदेश से कल्पी क्षेत्र, पाकिस्तान से हमारा संघाऊ गुफा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले कालखंड की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्चपुरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि ब्लेड जैसे उपकरण मिले थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे किस नाम से पुकारा है? ब्लेड संस्कृति। किस नाम से पुकारा है? ब्लेड संस्कृति। ठीक है, यहाँ पर विशेषीकृत औजार, ठीक है, और शारीरिक आभूषण मिले हैं। क्या मिले हैं? यहां से हमारे शारीरिक आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रमुख स्थल की बात कर लेते हैं। प्रमुख स्थल में अगर मैं सबसे पहले बात करूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमारी एक जगह है जिसको हम कहते हैं चौपानी मांडो। क्या कहते हैं? चौपानी
मांडो। ठीक है। बिहार में अगर हम बात करें, बिहार में इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो मिले हैं हमारे पेसरा से। उसके बाद अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, आंध्र प्रदेश में इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, वो हमारे मिले हैं कुरनूल से। ठीक है। उसके बाद ये आपको याद करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा से इसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, खोवई घाटी से। कहाँ से मिले हैं, खोवई घाटी। ठीक है। उसके बाद राजस्थान से सेम, जहाँ से हमारे मध्यपुरा पाषाण काल के मिले थे, राजस्थान में से डीडवाना। ओके। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, भीम बेटका से। ठीक है। यहाँ से जो है चित्रकला के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो आपने देखा कि हमने पूरा पाषाण काल को, जिसका कालखंड हमारा 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व था, उसको प्रस्तर उपकरणों के आधार पर विभाजित किया। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, जिसका हमने पूरा कालखंड देखा, उसमें कौन कौन सी संस्कृति का प्रयोग हुआ है और उनके प्रमुख स्थलों के हमने नाम देखे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो दूसरा काल है, ये आप देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, आप इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमारा पाषाण काल था, जो हमारा पाषाण काल था, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। किस किस भागों में विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। ये देखिए आप, हमने जो इसको विभाजित किया, पाषाण काल को पूरा पाषाण काल में विभाजित किया था, मध्य पाषाण काल में किया था और नव पाषाण काल में किया था। अभी तक हमने जो भाग पढ़े वो हमने पढ़े पूरा पाषाण काल के, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। यानी कि हम पूरा पाषाण काल को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके स्थलों को हम जान चुके हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला काल, जिसका नाम है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ये हमारा दूसरा भाग है। ठीक है। जिसका समय अवधि मैंने आपको बताई थी 9000 BC से क्या है हमारी 4000 BC। ठीक है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं, मध्य पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, मीजोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोलिथिक कहते हैं। मीजो का मतलब होता है हमारा सूक्ष्म, ओके, और लिथिक का मतलब होता है हमारा पाषाण। मैंने आपको ये बताने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हमने मीजोलिथिक बोला। मीजो का मतलब होता है सूक्ष्म और लिथिक का मतलब होता है पाषाण। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अगर हम मध्य पाषाण काल को बोले तो हम इसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म औजार संस्कृति। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म औजार संस्कृति। ठीक है। सभी का मैंने आपको बताया था कि हमारा निम्न पुरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, हैंडैक संस्कृति बोलते हैं, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति बोलते हैं, और उच्च पुरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड संस्कृति कहते हैं। उसी वजह से अब हम जब आगे बढ़े अपने मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म औजार संस्कृति। ठीक है। चलिए अब हम इसके प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख स्थल, ठीक है। प्रमुख स्थल इसके हमारे क्या क्या हैं, देखिए। पहला है हमारा आदमगढ़। क्या है हमारा पहला स्थल है हमारा आदमगढ़, जिसके साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश से मिले हैं। दूसरा है हमारा बागौर। क्या है हमारा बागौर, ओके। बागौर हमारा कहाँ पर है, बागौर है हमारा राजस्थान में। उसके बाद इसके साक्ष्य मिले हैं
भीमबेटका से। भीमबेटका अगेन हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमारी चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अगर हम और स्थानों की बात करें तो गुजरात में, अगर मैं बात करूँ, गुजरात में हमारा एक स्थल है जो है हमारा लंगनाज। क्या है हमारा? लंगनाज। यहाँ से पाषाण से लेके हड़प्पा, यहाँ से पाषाण से लेके हड़प्पा तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम हड़प्पा सभ्यता आगे पढ़ेंगे, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश में एक जगह है महदहा। ये प्रतापनगर उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ है हमारा महदहा, जहाँ से हमें गर्त चूल्हा और पीसने के पत्थर मिले हैं। क्या मिले हैं? पीसने के पत्थर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा एक स्थान है सराय नाहर राय। ओके, यहां से दफनाने के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? दफनाने के प्रमाण हमारे मिले हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे क्या थे? सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग था। राइट, तो अब इन उपकरणों का हमारा आकार कैसा था? इनका आकार त्रिभुजाकार, आयताकार और समलंब था। कैसा था? त्रिभुजाकार था, आयताकार था, समलंब था, और जो इनका आकार था वो 1 से 4 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अब यहाँ से हमारे सर्वप्रथम, अब इनकी विशेषताएं आप देखिएगा। यहाँ से सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र, मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये प्रक्षेपास्त्र क्या होता है। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब हम कुछ चीज फेंक कर मारते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम? प्रक्षेपास्त्र। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। प्रक्षेपास्त्र। ओके, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो इसका एग्जाम्पल हमारे क्या आ गए? तीर, धनुष, भाला। ठीक है, उसके बाद यहां से सर्वप्रथम पशुपालन के, अब जो है पाषाण काल में, ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है, इसमें हमें सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागौर। मैं आपको बता चुका हूँ बागौर हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में। ओके, और हमारा जो आदमगढ़ है वो हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जैसा कि आपने पढ़ा कि मध्य पाषाण काल में हमारा सबसे पहले प्रक्षेपात तकनीकी का प्रयोग हुआ, सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले, जिसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ और बागौर से मिले। यहाँ पर सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग होता था, जिनका आकार त्रिभुजाकार होता था, आयताकार होता था, समलंब होता था और 1 से 4 सेंटीमीटर के होते थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको मध्य पाषाण काल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने लास्ट जो हमारा कालखंड है, जिसका नाम है हमारा नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका सेगमेंट मैं आपके सामने लिख देता हूं। 7000 BC से कितना है हमारा? 1000 BC। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम बात करें जो हमारे प्रमुख प्रस्तर उपकरण थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, प्रमुख प्रस्तर उपकरण हमारे कैसे थे? चमकदार थे। कैसे थे? चमकदार थे। और अगर मैं बात करूं तो क्या था हमारा? यहाँ से कुल्हाड़ी हमको मिला, हमको यहाँ से वेधक मिला, हमको यहाँ से क्या मिला? तक्षणी मिला। ठीक है, चलिए
अब हम इसके प्रमुख स्थल की तरफ मूव करते हैं कि इसके प्रमुख स्थल हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इसमें हमारा मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। ये हमारा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोटी की टोकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटी की टोकरी। बलूचिस्तान में हमारी जगह है तो हम इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा स्थल जो है वो है हमारा बुर्ज होम, जो हमारा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तीसरा स्थल जो है वो है हमारा गुफा कराल, ये भी हमारा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चौथा स्थल जो है वो है हमारा चिरांद। चिरांद हमारा कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, उसके बाद हमारा कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है हमारा संगन करलो। ये हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसके हम और स्थल के बारे में देखते हैं। एक स्थल है हमारा पिकली हल, इसको आप इम्पोर्टेंट लिखिएगा। पिकली हल ये हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद एक तमिलनाडु में स्थान है जिसका नाम है पय्यमपल्ली। क्या है? पय्यमपल्ली। कहाँ पर है ये? हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हमारे क्या क्या है? कोल्डी हवा है। ठीक है, लहुरा देवा है और हमारा क्या है? महगरा है। ये सभी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में हमारे कौन कौन से स्थल हैं? ये सब हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश में हमारा एक स्थल है नागार्जुनी, नागार्जुनी कोंडा। ओके, उसके बाद अगर मैं कर्नाटक में और स्थलों की बात करूं, ये सब आप इंपॉर्टेंट लिखिएगा। मस्की, ब्रह्मगिरी, ओके, और हल्लूर। ये सब आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट लगाकर। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, पिकली हल में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और यूपी पीएससी वाले, उत्तर प्रदेश वाले इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम इसके थोड़े से और स्थलों की बात करेंगे जो हमारे एडिशनल स्थल हैं। ठीक है, एक हमारा स्थल है कुचाई। स्थल का क्या नाम है? हमारा कुचाई। ये हमारा कहाँ पर है? उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। एक, अब आप इसको भी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हमारा दाव। क्या है? दाव, दाव जाली हर्डिंग। कहाँ पर है ये? हमारा असम में। असम में हमारा एक जगह और है जिसका नाम है हमारा सारू तारू। ठीक है, तो ये हमारे सब इसके प्रमुख स्थल रहे। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके बाद में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये रिच कंटेंट है, आपको ये पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विशेषताएं, इसकी हम क्या पढ़ेंगे? प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यहां से सर्वप्रथम नवपाषाण काल से सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से कृषि की शुरुआत हुई थी। किसकी? कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब कृषि में हमारा यहाँ क्या क्या था? यहाँ पे हमारा जौ था, यहाँ पे हमारा रागी था, यहाँ पे हमारा कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपास के अलावा यहाँ से हमारा कुल्थी के साक्ष्य मिले हैं, कुल्थी दाल होती है। यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए इसके हम दूसरी विशेषता देखते हैं। अब तक जो घुमंतु और शिकारी जीवन था वो अब हमारा कैसा हो गया था? जीवन स्थायी हो चुका था। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा पहिए का आविष्कार हो चुका था। पहिए का आविष्कार हो चुका था। उसके बाद यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है? कि यहाँ पर चौक पर बने
क्या? चौक पर बने मृद भांड की शुरुआत हुई। चौक पर बने मृद भांड की शुरुआत, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मृद भांड क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। ओके, उसके बाद अगली विशेषता क्या है? बिहार का जो मैंने आपको स्थल बताया था चिरांद, क्या बताया था? बिहार का एक स्थल चिरांद, यहां से हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? हड्डी निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मेहरगढ़, मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान, जिसे हम बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। मेहरगढ़ से हमारे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो मिला है जौ की खेती। ये अराउंड 7000 BC के साक्ष्य हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इसकी अगली विशेषता है वो है वस्त्र एवं आग का प्रयोग ये कर चुके थे। वस्त्र एवं आग का प्रयोग ये कर चुके थे। ये लोग आयताकार, गोलाकार, आयताकार और गोलाकार झोपड़ी में निवास करते थे। ठीक है, इन लोगों का मानव पुनर्जन्म में विश्वास हो चुका था। अब इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके साक्ष्य बुर्ज-होम, जो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर, बुर्ज-होम और जो गुफक कराल था, क्या था? गुफक कराल जम्मू कश्मीर में है ये दोनों स्थल। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या होता था? शव को दफनाया जाता था, शव को दफनाया जाता था, जिसके साथ में पालतू पशु और मानव उपयोग की वस्तुएं भी साथ में दफना दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो पालतू पशु आ रहा है उसको हम बोलेंगे कुत्ता। पालतू पशु यानी कि कुत्ता का साक्ष्य हमारे मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ UPPSC वाले भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जगह है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, हमारी एक जगह है लहुरा देवा। लहुरा देवा मैंने आपको मध्यपुरा पाषाण काल में मैंने आपको निम्नपुरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश की जगह बताई थी, उसका नाम था लोहदा नाला, जहां से देवी माँ की अस्थि प्रतिमा मिली थी। राइट, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का लहुरा देवा। ठीक है, लहुरा देवा से हमारे क्या मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 9000 BC के हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हमारा एक जगह है कोल्डी हवा। क्या है? कोल्डी हवा। ये हमारा कहाँ पर है? प्रयागराज। कहाँ पर है? प्रयागराज। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौपानी मांडो। मैंने आपको बताई थी चौपानी मांडो। यहाँ से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? जो हमारी मधुमक्खी होती है, क्या? मधुमक्खी के जो हमारे छत्ते होते हैं, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान यहाँ पर झोपड़ी मिली है चौपानी मांडो से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये उत्तर प्रदेश के तीनों स्थलों के बारे में पता चला होगा कि यहाँ से हमें क्या क्या मिला। लहुरा देवा से गेहूँ, कोल्डी हवा से चावल और उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते के समान झोपड़ी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा एंशियंट हिस्ट्री ऐसे ही पूरे सेगमेंट में कवर कराऊंगा, जिससे आप देखेंगे कि आप UPSC और UPPSC के क्वेश्चंस को
पूरी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।